डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेन जॉइंट फ्रेम। लास्ट टर्म तक हमने जो डिस्कस किया था अबाउट फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या था, स्ट्रेन एनर्जी, यानी पहले तो हम बात कर लें क्या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, लास्ट टर्म पे भी डिस्कस किया था, बस 5-10 मिनट में कंप्लीट कर लें। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड क्या फाइंड आउट करते हैं, फोर्सेस, या फिर हम फाइंड आउट करते थे मूवमेंट्स एंड फोर्सेस, शेयर फोर्स, ठीक है, या रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शंस अभी तक फाइंड आउट करते थे, बट यहाँ पर अगर हम बात करें, जब ट्रस की बात करेंगे तो ट्रस में दो टाइप की अननोन्स होंगे। कौन कौन से, एक तो इंटरनल मेंबर फोर्स और एक एक्सटर्नल रिएक्शन, ठीक है। तो आपके पास जो रिडंडेंट है वो दो टाइप का है, हमें यही फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, हमारे पास एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, दैट स्टिफनेस या फोर्स इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा माइनस डेल्टा एल। सबको याद होगा ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इनवर्स डेल्टा माइनस डेल्टा एल, ये आपने डिराइव किया था, इसी से हमने बीम पर किया, फ्रेम पे किया। डेल्टा इज द ओरिजिनल, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उन पर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द लोड। एंड हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की बात करूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स थी हमारे पास कि यार यूनिट जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे, हर कोऑर्डिनेट पे यूनिट फोर्स हम असाइन करते थे, एंड सारे कोऑर्डिनेट्स पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते थे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे यूनिट फोर्स, देन बाकी सारे यानी फर्स्ट एज वेल एज रेस्ट कोऑर्डिनेट्स पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते थे, फिर यूनिट फोर्स सेकंड पे लगाते थे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते थे, जितने भी कोऑर्डिनेट्स है सब पे यूनिट फोर्स लगा के हर कोऑर्डिनेट पे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते थे। सिंपल सा प्रोसेस है हमारा। बट जब हम ट्रस की बात करें ना, तो ट्रस की बात करें तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट किस टाइप से फाइंड आउट करना है, कि हमें स्ट्रेन एनर्जी किसी भी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रस के केस में आप यही मेथड यूज़ करना, क्योंकि ट्रस के केस में हमने डिस्प्लेसमेंट की स्टडी नहीं की है ना, बीम फ्रेम इनमें थोड़ा बहुत किया है लेकिन ट्रस में नहीं किया। तो ट्रस के केस में क्या मेथड यूज़ करेंगे, वही स्ट्रेन एनर्जी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं हमारी कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम। अगर टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्ट्रक्चर को मैं अगर मैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर फोर्स, तो मुझे क्या मिलता है, उस फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी जब फ्लेक्सर मेंबर की बात करूँ, लाइक बीम एंड स्लैब, इस टाइप के मेंबर्स की बात करूँ, तो इनमें क्या होता है कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग आती है एम स्क्वायर डी एक्स ओवर 2a है। बट जब हम ट्रस की बात करें तो इसमें पी स्क्वायर एल है ना, पी स्क्वायर एल ओवर 2ae, ये इसकी स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है। और ट्रस के केस में क्या करते हैं, हम हर मेंबर की स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, सबका सम कर देते हैं, तो ये टोटल स्ट्रक्चर की स्ट्रेन एनर्जी है। तो जब भी हम एक ट्रस के केस में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये क्लियर रखना कि समीशन हमेशा आएगा, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी को ही डिफ्रेंशिएट करना है, और स्ट्रेन एनर्जी टोटल स्ट्रक्चर की क्या होगी, जितने मेंबर कनेक्टेड हैं, जितने मेंबर हैं ट्रस में, तो ठीक है, उन सब की स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी तो यही होगी, क्या होता है, पी स्क्वायर एल ओवर 2ae है ना, याद रखना 2ei था बेंडिंग के केस में, यहाँ 2ae होता है, ठीक है। वहाँ मूवमेंट का स्क्वायर होता है या फोर्स का स्क्वायर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सियल फोर्स ही लगते हैं, कोई मूवमेंट्स नहीं होता, मूवमेंट्स हम कंसिडर करके चलते हैं, दैट इज नेग्लिजिबल, ठीक है, या हम अपने अजम्पशंस में लेके चलते हैं, ठीक है, होते हैं बट अजम्पशन में हम ये लेके चलते हैं। तो पी स्क्वायर एल ओवर 2ae, अब पी स्क्वायर एल ओवर 2ae, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ पर्टिकुलर फोर्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो फोर्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होगा कि यार 2p, समझ रहे हो, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2p और डी एस अवर डी पी, सॉरी डी पी अवर डी, जो भी फोर्स है, क्यू फोर्स है लेट्स, तो डी यहाँ पर एस लेके चले हैं फोर्स, तो एस डी एस अवर डी पी मान लो, है ना। डी एस अवर डी पी यानी क्या है, यूनिट फोर्स की वजह से जो भी फोर्सेज इन मेंबर में चेंजेस हो रहे हैं ना, तो यूनिट फोर्स की वजह से जो हो रहे हैं, तो हमने उसे स्मॉल एस से शो कर दिया कि यूनिट फोर्स अगर हम उस कोऑर्डिनेट पे लगाएं तो उसकी वजह से क्या चेंजेस होंगे, क्या फोर्सेस में चेंजेस। तो ये तो था हमारा कि यार डिस्प्लेसमेंट किस टाइप से निकालना है, तो ये क्या है, कैपिटल एस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू लोड, और स्मॉल एस क्या है, यूनिट फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट, दैट मल्टीप्लाई बाय एल। सर हाँ बेटा, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा PL/AE, ठीक है। तो मतलब हाँ, फिर हम हमारा जो स्मॉल एस है वो कहाँ से आया, स्मॉल एस पी एल ओवर एक फोर्स तो पी लगेगा ना। एक सेकेंड बेटा, पी एल ओवर ए ही नहीं आएगा, लाइक अगर हर मेंबर में फोर्स होगा, है ना, हर मेंबर में फोर्स होगा, तो okay,
लाइक हमारे पास ट्रस है, ठीक है। अब ट्रस में क्या है, मैं स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहा हूँ, है ना। स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहा हूँ, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, सब मेंबर में अलग अलग फोर्स होगा, है ना। एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकता ना हर मेंबर में ये फोर्स है, पी फोर्स हर मेंबर में नहीं होगा, समझ रहे हो। लेट्स अज्यूम इसमें S1 है, इसमें S2 S3, समझ गए, तीनों में अलग अलग फोर्स है, S1 S2 S3। अब मैं जब इस स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी होगी कि S1 स्क्वायर ओवर 2E, ठीक है, S2 स्क्वायर L ओवर 2E, S3 स्क्वायर L ओवर 2E, ये तीनों मेंबर में स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यूनिट फोर्स, या तो यूनिट फोर्स लगा दूँ, या लेट्स जो मैंने पी फोर्स लगा दिया, बाद में इसको इसकी वैल्यूज पुट कर दूंगा 0, है ना। तो पी फोर्स लगा रहा हूँ, तो पी के रेस्पेक्ट में ये एस को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक तो 2s आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करूंगा एस स्क्वायर का तो 2s आ जाएगा, एक आएगा डी एस अवर डी पी। इस बात को समझो, क्या आ जाएगा, डी एस अवर डी पी। अब डी एस अवर अगर डी पी आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, क्या कहेंगे उसे कि यार यूनिट फोर्स जो भी चेंजेस हो रहा है फोर्स में, यूनिट फोर्स की वजह से जो आपके फोर्सेस में चेंज हो रहा है, यानी S1 में जो चेंज हो रहा है, डी एस अवर डी पी, दैट इज यूनिट फोर्स की वजह से जो इस S1 में चेंज हो रहा है, प्लस यूनिट फोर्स की वजह से जो S2 में चेंज हो रहा है, यूनिट फोर्स की वजह से जो S3 में चेंज हो रहा है, यही कहेंगे ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम P की जगह यूनिट फोर्स या साइन करके चेक कर लेंगे। तो इसलिए हमने उसको स्मॉल s शो कर दिया, दैट एग्जैक्टली वो क्या है, डी एस ओवर डी पी। समझ रहे हो, इज इट क्लियर। यस सर। हम s को s के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, हम तो फोर्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। क्योंकि अगर मुझे देखो इस जॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, आप क्या करते हो, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन जॉइंट्स पे ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। तो उस जो जॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे कैस्टिग्लियानो थ्योरम पे, उस फोर्स से हम उसको डिफरेंशिएट करते थे। अगर फोर्स नहीं है तो वहाँ पे पी फोर्स लगा के डिफरेंशिएट कर दो, बाद में पी की वैल्यू 0 पुट कर दो, यही करते थे। हाँ यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फोर्स तो सब में अलग अलग है, S1 S2 S3, पी फोर्स नहीं है सब में, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा स्ट्रेन एनर्जी को, तो इस डायरेक्शन में मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये है इसका कंसेप्ट, इज इट क्लियर। यस सर। ओके, सो ये है कि जिस भी फोर्स की, यानी अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट पे चाहिए था तो इस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, यानी डी एस ओवर डी पी, यानी यूनिट लोड यहाँ लगा दो। यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए सेकंड कोऑर्डिनेट पे, तो सेकंड कोऑर्डिनेट पे यूनिट लोड लगा दो। थर्ड पे चाहिए थर्ड पे लगा दो, जहाँ पे चाहिए वहाँ यूनिट फोर्स लगा के मैं चेंजेस इन फोर्स चेक कर लूंगा। सिंपल सा मेथड है ना। ओके, तो अब ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जब आपने कैलकुलेट करना आ गया कि मैं सबके लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा तो क्या होता है कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, हर एक कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट भी करना होता है, ड्यू टू लोड भी फाइंड आउट करना होता है। सेकंड क्या होता है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट है कि जितने कोऑर्डिनेट्स हैं, हर कोऑर्डिनेट पे मैं यूनिट फोर्स लगाऊं और उसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लूँ सारे कोऑर्डिनेट, यही रहता है। तो हमें क्या है, अगर मेरे को लोड हटा दिया, मैं क्या करूँगा, यूनिट फोर्स एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे लगा दूँ। यूनिट फोर्स मैंने एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर लगा दिया और उसकी स्टडी करो, उसकी वजह से जो भी फोर्सेस आएंगे हर मेंबर में, वो तो मैंने चेक कर लिया, है ना। उसकी वजह से जो फोर्सेस आएंगे, लेट्स अज्यूम अब 1 पे मैंने लगाया तो 1 की वजह से फोर्सेस क्या आएगा, S1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बट अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट हर कोऑर्डिनेट पे फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैं J कोऑर्डिनेट पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूंगा तो क्या करूंगा, J पर यूनिट फोर्स लगा के और उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है, या फिर ये बोल दो यूनिट फोर्स की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं सारे फोर्सेस, तो यहाँ लिख देंगे हम एस जे। समझ, आई क्या था, आई था कि यार जिसकी वजह से मैंने यूनिट फोर्स लगाकर और सारे कोऑर्डिनेट्स पे डिस्प्लेसमेंट चेक करो, तो वो तो हो गया एज अ लोड, यूनिट फोर्स लग गया एक कोऑर्डिनेट पे और सारे कोऑर्डिनेट पे मैंने डिस्प्लेसमेंट चेक करने, तो वो तो हो गया लोड। अब मेरे को जिस कोऑर्डिनेट पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए उस पे पी फोर्स लगा के डिफ्रेंशिएट करूंगा ताकि उस कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेसमेंट मिले। तो यहाँ पे क्या करा, एस आई इंटू एस जे, जैसे 1 2 फाइंड आउट कर रहा हूँ तो 1 इंटू 1, ठीक है। एस अगर मैं या डेल्टा 1 1 फाइंड आउट करूंगा, 1 2 फाइंड आउट करूंगा, 1 3 फाइंड आउट करूंगा, जो भी फाइंड आउट करोगे वही यहाँ आ जाएगा। S1 यानी फोर्स ड्यू टू यूनिट फोर्स एट 1 एंड फोर्स ड्यू टू यूनिट फोर्स एट 2, ठीक है। तो इस वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक फॉर्मूला है
1 2 याद, जो भी फाइंड आउट करना है ये तो याद ही है हमें, ये हमने कई बार, जो 2 कोऑर्डिनेट्स है तो 4 एलिमेंट्स आएंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स है तो 3 by 3 की मैट्रिक्स बनेगी, ये एलिमेंट्स तो हमें पता ही है, तो सारे एलिमेंट्स हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के लिए होगा। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें कि किस टाइप से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने किया था कल कि यार इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है, स्ट्रक्चर गिवन है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि यार इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में क्या हुआ, सबसे पहले इसने कोऑर्डिनेट गिवन है 1 और 2, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, और यहाँ पर ये एरिया गिवन है, इसका सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, लेंथ आपको गिवन है ना। आपने क्या करा, आपको स्टिफनेस सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो क्या करना होगा, पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे यूनिट फोर्स लगा दूं, ये देखो यहाँ लगा दिया, और ये सारे कोऑर्डिनेट्स पे आपने फोर्स फाइंड आउट कर लिया, क्या होगा, ये थीटा आप निकाल सकते हो क्योंकि ये हाइट और ये बेस आपको पता है, तो ये थीटा निकल जाएगा, ये वाला थीटा निकल जाएगा, है ना। तो ये थीटा निकल जाएगा, तो आप ये 1 का कोस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट लेके ये फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ रहे। यहाँ पर भी सिमिलर वे में ये फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हो आप। यहाँ हाँ 0.6 और 0.8 क्या है, ये फोर्सेस जब हमारे फोर्स है। 1 के कंपोनेंट लेंगे ना, क्योंकि हमें तो केवल यूनिट फोर्स इस कोऑर्डिनेट पे लगाना है ना, इस कोऑर्डिनेट पे यूनिट फोर्स लगाना है, आपने ये यूनिट फोर्स लगा लिया, अब बाकी इस 1 यूनिट फोर्स की वजह से बाकी एलिमेंट्स में, बाकी मेंबर्स में कितना फोर्स होगा, तो आप क्या करोगे, ये 1 इस डायरेक्शन में, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा, यही है सिंपल सा कंसेप्ट, है ना। तो 1 का जब कोस थीटा इधर लूंगा तो वो 0.6 हो जाएगा, 1 का जब कोस साइन थीटा इस साइड लूंगा तो वो 0.8 हो जाएगा, समझ रहे हो, तो वो डायरेक्टली निकल जाएगा। हमें थीटा निकाल सकते हो ना, थीटा क्या होगा, ये लेट्स अज्यूम दिस वन इज थीटा, ठीक है, दिस वन इज थीटा, ठीक है, ये थीटा है आपके पास, तो थीटा कैसे निकालूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 6 बाय ये 4.5, तो यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो टेन थीटा निकल जाएगा, मतलब थीटा निकल जाएगा, थीटा निकल गया तो कोस थीटा 1 का कोस थीटा 0.6 होगा, और थीटा की कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू 0 to 1 ही होगी, है ना, तो 0.6 होगा, 0.8 होगा, यही कुछ वैल्यूज होगा, डायरेक्टली उससे कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर सकते। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे यूनिट फोर्स लगाया और सारे मेंबर्स में हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिया। दूसरा ये है कि सेकंड कोऑर्डिनेट पे यूनिट फोर्स लगा लें और सारे मेंबर्स में फोर्स फाइंड आउट कर लें। फोर्सेस फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली तो मेरे को यूनिट फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है दोनों, बट वो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस करना हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्सेस फाइंड आउट कर, जैसे फोर्स मिल जाएंगे तो इनका समीशन कर के मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लूँगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूला जो है वो S1 S2 अवर AE है ना, ये है समीशन ऑफ दिस L, तो ये है हमारा फॉर्मूला, तो उसमें S1 S2 का समीशन करना होगा, है ना। S1 क्या है कि यूनिट फोर्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे लगाया, और ये जो मेंबर फोर्स है दैट इज हाँ, तो फर्स्ट की वजह से आपने फोर्सेस निकाले एंड सेकंड पे यूनिट फोर्स लगा के फोर्सेस निकाली। हम केवल फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, है ना, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करा आपने, जो जो फोर्सेस निकाले। सर हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। सर ये 0 0 कैसे है ये भी बता दो एक बार। बेटा देखो ट्रस्ट का केस, 0 0 हाँ हाँ ट्रस्ट का केस है आपका, अगर यूनिट फोर्स यहाँ पर है, देखो सबसे पहले याद रखो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो वर्टिकल रिएक्शन तो आएगी नहीं आएगी एक भी, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्सेस का सम वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो करो तो नहीं होगी। जब वर्टिकल रिएक्शन नहीं होगी आपके पास, अगर रिएक्शन कैलकुलेट करो तो मूवमेंट जीरो कर लेना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0 0 ही आएगी। तो जब रिएक्शन नहीं होगी तो यहाँ पर जैसे अगर मैं वर्टिकल लेट तो जो फोर्स है यहाँ पे 2 किलोमीटर, है ना, अगर आप सोचो मान सकते हो कि ये 2 किलोमीटर है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कहाँ है, इसको बैलेंस यानी इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा उसको बैलेंस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, जीरो होगा, है ना। इसी वे में अगर मैं यहाँ पे देखूं कि यार यहाँ जीरो है, तो इस मेंबर में वर्टिकल कौन सा है, ये, अगर इसमें मैं 1 दे दूंगा तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यानी जीरो के अलावा कुछ भी देके देख, कुछ है ही नहीं ना बैलेंस करने के लिए। बैलेंस यानी हर जॉइंट पे समीशन ऑफ Fx जीरो होना चाहिए, Fy जीरो होना चाहिए, Fx जीरो और Fy जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई भी फोर्स हुआ तो इस जॉइंट पे Fy जीरो नहीं होगा, अगर यहाँ कोई इसमें फोर्स दे दूँ तो इस जॉइंट पे Fy जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस मेंबर में ऑलरेडी जीरो कर लिया, एक एक साइड से सारे मेंबर कंसिडर करके चलो।
ठीक है, तो इसमें 0 हो गया, एक एक करके चलते हैं। ओके, इसमें 0 हो गया, क्यों? क्योंकि इस पे वर्टिकल रिएक्शन 0 आ रही है, रिएक्शन आर है 0 होगी, और रिएक्शन आर भी 0 होगी। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ पर मूवमेंट लेके देख लें। मूवमेंट ले रहा हूँ मैं तो क्या होगा, ये इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं आएगा, बिकॉज ये इसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है ना, और इसकी वजह से एक मूवमेंट आएगा, दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय 3, बट कुछ और है ही नहीं, तो दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन कि यार ये रिएक्शन 0 है। यहाँ पर अगर मैं मूवमेंट लूँ तो दिस रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 0, मतलब ये रिएक्शन 0। तो जब दोनों रिएक्शन 0 हैं तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी फोर्स होगा, ठीक है, तो उसको बैलेंस करूंगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा उसको बैलेंस करने के लिए कोई और है ही नहीं, यानी ये तो हमारे जो स्टेबिलिटी कंडीशन है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, वही फेल हो जाएगी। समझ रहे हो? तो जॉइंट पे अगर मैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करूंगा तो इसमें इस मेंबर में फोर्सेस 0 आएंगे। इसके बाद जब इस जॉइंट पे जाऊँ तो इस जॉइंट पे जाऊंगा तो फिर वन सेकंड वही करूंगा, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, है ना। तो एफ वाई इक्वल टू 0 करूंगा मतलब केवल एक ही फोर्स है वाई डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से 0 होगा। समझ? फिर अगर हम थर्ड मेंबर पे आ जाए, इसी जॉइंट पे, दो मेंबर में 0 हो गया, इस जॉइंट पे आए तो इस मेंबर में क्या होगा, इसमें भी 0 होगा, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं। इसी वे में, सिमिलर वे में चलोगे तो सब में, यहाँ पे कोई फोर्स है ही नहीं तो ये हॉरिजॉन्टल भी 0 होगा। समझ? इस वे में चलना, या डायरेक्टली ले लो कि इसका हॉरिजॉन्टल यहाँ पर रिएक्शन देगा तो कहीं और जा ही नहीं रहा, इस जॉइंट पे इधर रिएक्शन आई। ठीक है, तो इस वे में भी आप सोच सकते हो, बट एक एक करके एक दो प्रॉब्लम करोगे तो खुद समझ में आ जाएगा यूनिट फोर्स की वजह से ना। फिर इसमें इसके बाद यहाँ पे लो सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0 कराया, कुछ नहीं करना। अब हर एक मेंबर में मत निकालना, क्योंकि यूनिट का इफेक्ट ज़्यादा मेंबर्स पे नहीं हो, डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो 1 1 1, दो चार प्रॉब्लम करोगे खुद ही समझ में आ जाएगा यार, ये जब एग्जाम में मिलेगा तो डायरेक्टली लिख दो। बट हाँ, अगर 0 निकालना है तो सिग्मा एफ वाई 0 करोगे तो आपके फोर्सेस 0 आ जाएंगे। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं करके दिखाऊँ एक दो प्रॉब्लम। देख लो, किसी को डाउट है यहाँ पे भी? सर 0 वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। 0 वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर, ठीक है, लेट्स अज्यूम इसमें P फोर्स है, P फोर्स है, ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस वन इज थीटा, जो भी है वैल्यू थीटा, कुछ ना कुछ तो इसका एंगल हो गई, ठीक है, ये थीटा है, तो P कोस थीटा और एक फोर्स आएगा P साइन थीटा इस डायरेक्शन में। अब मुझे पता है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 है। एफ वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है बच्चों? वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स आएंगे? केवल P साइन थीटा, P साइन थीटा, ठीक है, इसके अलावा कुछ और आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल, ये रिएक्शन ऑलरेडी 0 है, इसका केवल साइन कंपोनेंट आएगा, है ना। तो सिग्मा एफ वाई 0 होना चाहिए, कौन सा फोर्स है? P साइन थीटा, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है तो इनका समीशन 0 होना चाहिए। साइन थीटा तो मुझे पता है कि नहीं 0 है, थीटा की वैल्यू 6/4.5 से मैं निकाल सकता हूँ टेन थीटा की वैल्यू, थीटा तो 0 नहीं है, तो मतलब ये फोर्स 0 होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ये फोर्स 0 होगा, चलो ठीक है, फिर इस वाले पे निकाल लो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, कौन कौन से वर्टिकल फोर्स है? ये तो 0 हो ही चुका है ना, ये तो 0 हो ही चुका, यहाँ पे कौन कौन से फोर्स है? केवल यही फोर्स है, और तो कुछ है ही नहीं ना। लेट्स अज्यूम इसमें P फोर्स है, P1 दे दो, P2 दे दो, तो इसमें जो भी फोर्स है केवल लेट्स अज्यूम Q फोर्स है, Q फोर्स है, और कोई फोर्स है वर्टिकल नहीं है, सो दैट इज इक्वल टू 0। इसी पे मैं हॉरिजॉन्टल 0 कर लूँ, ये दोनों 0 है, तीसरा ये हॉरिजॉन्टल बचा, तो लेट्स अज्यूम इसमें आप तो नंबर दे सकते हो, P U2 U1, P U2 U1, और कोई फोर्स है नहीं है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 भी तो करेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स 0 करूंगा तो केवल यही फोर्स है, बाकी सब तो ऑलरेडी 0, तो सिग्मा एफ P U1 U2 दैट इज ऑल्सो 0। ठीक है, इस वे में भी चल सकते हो आप लोग। अभी इस ये मेंबर 0 है, ये मेंबर 0 है, तो इसका इस पॉइंट पे भी आप करके देख लो, P L2U1 साइन थीटा, केवल एक ही फोर्स है दैट इज इक्वल टू 0,
वाई डायरेक्शन में फोर्सेस का सम जीरो है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जीरो हो चुका, समझ रहे हो? तो इस वे में भी सोच सकते हैं, 2-4 बार करोगे ना ये चीजें तो खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार ये यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल यहाँ आ रहा है, तो इसमें तो जीरो ही होगा। एक ही मेंबर है, एक ही फोर्स है, अगर आप एक ही कंपोनेंट है किसी पॉइंट पे, ठीक है, यानी बाकी जीरो है और एक ही कंपोनेंट है वर्टिकल, तो वो जीरो ही होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी की कंडीशन यही सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 1 लग रहा है तो आपने इस डायरेक्शन में 1 लगाया, दोनों का सम तो जीरो ही किया ना हमने, बट अगर एक ही फोर्स है तो उसका सम जीरो तभी होगा ना, तो वो फोर्स जीरो होगा, ठीक है। उस वे में सोचो, अगर ये p sin थीटा जीरो होगा, कब होगा? क्योंकि एक ही फोर्स है तो उसमें p ही जीरो होगा, तभी हो सकता है। इस वे में सोच रहा हूँ। इज इट क्लियर? या फिर सिंपल सा मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट्स आप यूज कर सकते हो यार, हर जॉइंट पे हम इस टाइप से चेक करके चलते चले, और इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने ये जॉइंट लिया, मुझे पता है कि केवल एक मेंबर है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो मुझे पूरा ये सॉल्यूशन नहीं करना बच्चों, मुझे डायरेक्टली देखना है एक मेंबर है, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, बाकी कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो इसको बैलेंस तभी कर सकते हैं जब ये मेंबर फोर्स जीरो हो। इस वे में सोचना होगा। जब ये मेंबर फोर्स जीरो हो गया, इस जॉइंट पे सॉल्यूशन कुछ नहीं करना, आपको बस डायरेक्टली लिखना है। इस जॉइंट पे कब होगा? इस जॉइंट पे वर्टिकल जीरो तब होगा जब इसका और इसका सम, इसका साइन थीटा और ये दोनों का सम जीरो, बट ये तो ऑलरेडी जीरो है बच्चों, हम पहले कर चुके इस मेंबर में फोर्स जीरो, तो केवल एक ही तो फोर्स है, तो एक फोर्स का सम जीरो होना मतलब वो फोर्स जीरो होना। इस वे में सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जल्दी करना होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आप सेकेंड ईयर तक हम ये एक प्रॉब्लम होती थी, वो भी काफी लेंथी होती थी, उसे छोड़ देते, बट अभी यहाँ पे केवल एक पार्ट है इस प्रॉब्लम, ये तो इसमें इस टाइप से मत सोचना। ओके, चलो यहाँ क्लियर होगा आई होप। जब आपने ये सारे फोर्सेस निकाल लिए ड्यू टू यूनिट फोर्स, तो आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ क्यों करनी है? क्योंकि हमें पता है कि यार S1 स्क्वायर L ओवर AE, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, दैट इज डेल्टा 11, ये क्या है डेल्टा 22, और ये क्या है डेल्टा 12 या डेल्टा 21, है ना। ये समझ में आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि डेल्टा आई जे इज टू एस आई एस जे था, एल ओवर ए था, यहाँ 1 बात करूँ तो S1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 2 बात करूँ तो 1 2 हो जाएगा, 2 2 बात करूँ तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो क्लिक होना चाहिए, ये फॉर्मूला है हमारा बेसिक, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, समझा था। अब देखो ये अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँ, मुझे S1 रिक्वायर्ड होगा, यूनिट फोर्स लगा के मैंने S1 चेक कर चुका, हर मेंबर में कितना होगा, सारे मेंबर यूज करना। S2 कितना होगा हर मेंबर में, ये भी हम चेक कर चुके, तो यूनिट फोर्स की वजह से ये भी S1 S2 निकल गया। L बाय A आपको वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है, कुछ डायगोनल नहीं गिवन है, तो उसका आप ट्राई सिंपल राइट एंगल थ्योरम यूज करके आप निकाल सकते हो, है ना। डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर, ठीक है, तो उससे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी डिस्टेंस L और A आपको गिवन है, तो ये तो गिवन है, तो ये आप निकाल सकते हो। S1 आप कैलकुलेट कर चुके, S2 कैलकुलेट कर चुके। अब क्या था हमारे फॉर्मूला क्या कहता है कि S1 स्क्वायर इंटू L ओवर A, तो S1 इसका स्क्वायर कर दूं, L ओवर A इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आऊँ, ये तो कैलकुलेटर वाला वर्क है, ठीक है। ये सारी क्वांटिटीज आपके पास आ जाएंगी, S2 L ओवर A, S1 S2 L ओवर A, ये सारी क्वांटिटीज आ जाएंगी, और मेरा डेल्टा 1 यानी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट डेल्टा 11 क्या था, दैट इज समीशन ऑफ दिस, तो समीशन ऑफ दिस कर दिया 8.37, ये हमारे पास आ गया, बट ई यहाँ पे यूज नहीं किया, ई हम यूज कर लेंगे, ठीक है। समीशन ऑफ दिस दैट इज डेल्टा 22, समीशन ऑफ दिस दैट इज डेल्टा 12 और 21, ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये बाकी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हमारे पास डेल्टा 11 डेल्टा 21 22 ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। यही आपसे पूछा था फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हमारी ये होती है, ठीक है। कुछ बुक में एस से डिनोट कर रहे हैं, कहीं के से डिनोट करते हैं, कहीं एम से, कहीं पी से, तो हर बुक वाइज अलग अलग डिनोट करते हैं ये फोर्सेज इन मेंबर को, है ना, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है वो फोर्सेज इन मेंबर की बात है ना। तो ये तो हो गया हमारा एक टाइप की प्रॉब्लम। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे कि यार इस टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें एक्सटर्नल लोड दिया है और आपसे एनालाइज करा दे पूरा स्ट्रक्चर। एनालाइज करने का मतलब, जब ट्रस को एनालाइज कर रहे हैं, तो ट्रस को एनालाइज का मतलब ये होता है कि बच्चों उसमें मेंबर्स फोर्स फाइंड आउट करना है, यानी हर मेंबर में कितना फोर्स आ रहा है ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। अब हर मेंबर में कितना फोर्स आ रहा है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे,
कि यहाँ पर आप हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स तो ड्रॉ करनी ही है ना, बट उसके साथ साथ हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि यार लोड की वजह से इन पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट कितना, दोनों वर्क आपको करना है। फर्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, जैसे हमें प्रॉब्लम मिली, हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितनी है। इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी की बात करूँ तो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 2 है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल कितनी, ये भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इंटरनल एक्सटर्नल कैसे फाइंड आउट करूंगा, टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन -3, प्लेन के लिए 3, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिएक्शन, सॉरी एक्सटर्नल रिएक्शन, टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन दैट इज 4, 2 हिंज यहाँ की 2 हिंज ये, तो 4 रिएक्शन है माइनस आपने इक्वेशंस कर दी दैट इज 3, सो 1 एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, 1 एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। जब एक्सटर्नल मिल गई तो हम टोटल फाइंड आउट कर लें। टोटल कितनी होती है, m प्लस जे, या इस टाइप से याद रखना, अननोन कौन कौन से हैं, एक तो मेंबर फोर्स है और एक रिएक्शन है, तो m प्लस आर, और इक्वेशंस क्या है, हर जॉइंट पे 2 इक्वेशन है, सिग्मा एफ एक्स 0 सिग्मा एफ वाई 0, तो m प्लस आर माइनस 2j, m प्लस आर माइनस 2j दैट इज अवर डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी स्टैटिकली। तो मेंबर कितने देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मेंबर हमारे पास शायद 10 है, 10 है 11 है, देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो टोटल मेंबर 10 और इक्वेशंस जो रिएक्शंस है वो 4 हैं, तो 10 प्लस 4 दैट इज 14, और जॉइंट्स हमारे पास 6 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो जॉइंट्स हमारे पास 6 हैं, तो -2j, 14 माइनस 12, सो दैट इज 2 डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी टोटल। 1 एक्सटर्नल है तो फिर 1 इंटरनल हो, तो आपने ये चेक कर लिया, एक्सटर्नल 1 है तो 1 एक्सटर्नल रिडंडेंट फ्री कर दिया, और दूसरा इंटरनल 1 है तो एक इंटरनल आपने फ्री कर दिया। दोनों इंटरनल करोगे तो गलत हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, दोनों एक्सटर्नल करोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो ये क्लियर रखना, जो है डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी इंटरनल उतनी ही आप इंटरनल रिलीज करोगे, और जितनी एक्सटर्नल है उतनी एक्सटर्नल रिलीज करो। यहाँ पे देखा हमने, एक एक्सटर्नल थी एक इंटरनल थी, दोनों को रिलीज कर दिया है ना, तो दो कोऑर्डिनेट लोकेट कर दिया, दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 2 के रेस्पेक्ट में हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इसी प्रॉब्लम के लिए हम बना चुके हैं ना, तो वही आएंगे यहाँ पे, बट इसके बाद हमें डेल्टा एल मैट्रिक्स बनानी है। डेल्टा एल क्या था हमारे पास, डेल्टा एल था लोड की वजह से, डेल्टा एल क्या था, लोड की वजह से इस कोऑर्डिनेट पे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट और यहाँ डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीजें आपको फाइंड आउट, किसकी वजह से, ड्यू टू लोड, तो डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2 ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्या होगा डेल्टा L1, तो वहां पर कैपिटल एस था दैट रिप्रेजेंट द फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। अब डिटर्मिनेट ये कट हो चुके, ये रिलीज हो चुके, तो फिर ये क्या है, ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे डिटर्मिनेट हो गया, तो अब जो भी लोड लग रहा है वो लोड लगा दो, और इस डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और यहाँ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि हम फोर्सेस फाइंड आउट कर लें ड्यू टू लोड, और उसके बाद S1 S2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करा इसने, L/A सारे मेंबर लिख दिए, सारे मेंबर की L/A ये कैलकुलेट करना इजी है, K1 K2 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके ये चीज़ें है ना। यहाँ P K1 K2 क्या है, यहाँ पे S1 S2 है ना, वही है, यूनिट फोर्स लगा के स्टिफनेस मत लेके चलना। K1 K2 क्या है, हम फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, केवल फोर्सेज है, यूनिट फोर्स की वजह से है ना। के की वजह से क्यों डिनोट कर रहा है, ये दूसरी बुक का था इसलिए है ना, तो अलग अलग बुक अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करती है। तो बट अगर हम बात करें यहाँ यूनिट फोर्स की वजह से था, आपका फोर्स फाइंड आउट किया था, तो उसने के से रिप्रेजेंट कर रखा, वहाँ एस से कर रखा, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों ही यूनिट फोर्स की वजह से हर मेंबर का फोर्स है ना। चलो ठीक है, यहाँ P फाइंड आउट कर दिया इसने, जैसे ही आपको लोड की वजह से P मिल गया, बिकॉज द ट्रस इज डिटर्मिनेट ट्रस नाउ, सो लोड की वजह से जैसे ही हमें हर मेंबर का फोर्स मिल गया, तो उसके बाद क्या है, हमें पता है P(K1L) अवर A, या PS या कैपिटल S S1, ठीक है, किसी से भी आप रिप्रेजेंट करते हो, बट हाँ वहाँ हमने फॉर्मूला जो लिखा था उसमें कैपिटल S स्मॉल S1 था, ठीक है, तो उस वे में भी आप ले कर सकते हो, कैपिटल S S1 ये कैपिटल S S1 S2,
इस टाइप से भी कर सकते हो। लिख लो, चाहो आप जब लिखो तो इसमें कैपिटल एस S1 S2 कर देना, ठीक है। आप एक ही वे में डिनोट करके चलो, ठीक है। ओके, सो फिर क्या है, आपको ये क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, मल्टीप्लाई करना है, ये क्वांटिटीज मिल जाएंगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, पी एल K2 N2 L बाय ये क्वांटिटीज मिल जाएगी K1 K2 K3, ये सारी यानी कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स हैं, ये हमारी डेल्टा एल के, तो ये सारी क्वांटिटीज हमें मिल जाएंगी, है ना। बट मेन प्रॉब्लम जो आएगी बच्चों आप लोगों को, वो आएगी जैसे K1 K2 तो मैं बता चुका पी कैलकुलेशंस में, ठीक है, और तब तक आती रहेगी जब तक तुम खुद से नहीं कर लो। सर ये जो पी कैलकुलेशन है वो हम साइन थीटा कॉस थीटा मतलब वो उसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कंपोनेंट्स में करेंगे। हाँ, बस मेथड ऑफ जॉइंट से ही करना है, मेथड ऑफ जॉइंट से मेथड ऑफ सेक्शन। लाइक अगर यहाँ पर मेरे फोर्स लग रहे हैं, देखो कैलकुलेशन याद दिला देता हूँ, कैलकुलेशन क्या करना है, यहाँ फोर्स लग रहे हैं 300 600, सबसे पहले मैं मूवमेंट जीरो करूंगा डी पर और ए पर, यहाँ रिएक्शंस मिल जाएंगी, जैसे रिएक्शन मिलेंगी तो रिएक्शन जैसे ही मिल जाएंगी तो मैं इसका कंपोनेंट ले लूंगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट जो भी आएगा, लेट्स अज्यूम पी डी सी, है ना, पी डी सी कोस थीटा, पी डी सी कोस थीटा किसकी, सॉरी ये थीटा है तो पी डी सी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू रिएक्शन एट डी, और यहाँ से पी डी सी मिल जाएगा, फिर पी डी सी जब मिल जाएगा तो इसका कोस कंपोनेंट ले लेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में हम आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, ये है सिंपल सा है। यहाँ डिटर्मिनेट में कन्वर्ट कर लिया तो इसका जो कंपोनेंट होगा कोस के साथ, ये वाला थीटा के साथ, तो ये उसके ये इक्वल हो जाएगा, अपोजिट होने चाहिए साइन, ताकि यहाँ टोटल जीरो हो जाए। इसका जब साइन कंपोनेंट लूंगा तो ये मिल जाएगा, समझ लो, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा लग रहा होगा, पर ज़्यादा टफ नहीं। इनसे मतलब यहाँ से स्टार्ट कर दो, ये चीज़ें मिलती रहेंगी, है ना, तो इस वे में आपको करना होगा, बैठ के करो, क्योंकि अगर ये मिल गया, देखो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही हमने ये पी मिल गया, लेट्स अज्यूम हमें पी मिल गया, अभी करेंगे, अभी आप लोग ही करोगे इसे, K1 K2 ये सारी चीज़ें मिल गई, तो हमारे पास ये क्वांटिटी क्या है, समीशन ऑफ दिस दैट इज डेल्टा 1L, क्योंकि 1 पॉइंट पे हमने डिफ्लेक्शन फाइंड आउट किए, डेल्टा 2L क्योंकि सेकंड पॉइंट पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट किए, तो डेल्टा 2L, K1 स्क्वायर दैट इज डेल्टा 11, डेल्टा 12 एंड डेल्टा 22, तो ये सारी क्वांटिटीज हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात करें, यही यहाँ मेंशन कर रखा है इसने, है ना, डिवाइड बाई ई कर दिया। जब आपके पास डेल्टा 11 आ गया, डेल्टा 22 आ गया, तो आप ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दोगे और पी की वैल्यूज फाइंड आउट, पी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये इसने किया है, डेल इज इक्वल टू 0, डेल्टा एल यहाँ पे है, और ये आपके पास मैट्रिक्स है, यहाँ से पी फाइंड आउट किया तो ये मिल गया हमारे पास दोनों क्वांटिटी। जैसे ही हमें पी मिल गया तो देखो क्या था, हमने फोर्सेस ड्यू टू लोड निकाल रखा है, K1 निकाल रखा है, मतलब यूनिट लोड एट फर्स्ट कोऑर्डिनेट, आपने ये फाइंड आउट कर रखा है हर मेंबर में फोर्स कितना होगा, बट ये यूनिट फोर्स नहीं है। अब हमने कैलकुलेट कर लिया कि P1 है तो P1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, P1 का इफेक्ट इतना होगा, P2 का इफेक्ट इतना होगा, तो सबका समीशन करूंगा तो मुझे फाइनल फोर्स मिल जाएंगे। पहले यहाँ तक पी छोड़ने, पी को सोल्व हम करके देखेंगे, बट यहाँ तक किसी को डाउट है वो पूछ लो। ये फाइनल फॉर्मूला, कई लोगों को इसमें डाउट हो सकता है, ये फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आप लोगों को है, बाकी तो वही है, डेल माइनस डेल एल, पी फाइंड आउट करना है तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इन्वर्स हो जाएगा, तो ये बाकी तो वही है जो हमने किया था ना। डेल्टा एल कैसे कैलकुलेट किया है, स्टिफ सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट की, ये सब चीज़। ये फाइनल फोर्स इन मेंबर, हर मेंबर में फोर्स, ठीक है, वो आपको समझ में आया नहीं आया। देखो सर जो K1 K2 है वो तो हमने वही फोर्स निकाले थे, वही ना यूनिट फोर्स वाला मेथड जो किया था। देखो ये जो बता रहा है ना, ये क्या समझाना चाह रहा है, वो जो फॉर्मूला है कि आपने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक आपने पार्ट लिया कि एक तो लोड लग रहा है ना, और ये मेंबर नहीं है, ये नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं, तो एक तो लोड लग रहा है तो उसकी वजह से हर मेंबर में एक फोर्स आ रहा है। अगर मैं बात करूं बीसी की, तो बीसी में ये लोड की वजह से एक फोर्स आ रहा है। फिर क्या है, इसके साथ हमने एक और सॉल्यूशन किया, क्या किया कि यार यहाँ पर यूनिट फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से मेंबर में बीसी में कितना फोर्स है, एक ये कि यूनिट फोर्स की वजह से बीसी में कितना फोर्स है। तो अगर मैं बोलूँ बीसी में, मेंबर बीसी में फाइनल फोर्स कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर लोड की वजह से कितना आ रहा है, और यहाँ 1 की वजह से हमने निकाला था, बट यहाँ एग्जैक्टली 1 नहीं था, यहाँ पर आया P1,
जो आपने कैलकुलेट करके निकाला। तो अगर 1 की वजह से 1 नहीं था तो आप बोलोगे सर P1 की वजह से कितना हो, तो 1 की वजह से तो ऑलरेडी निकाल रखा है आपने, पूरी टेबल बना रखी। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय P1 कर दो। 2 की वजह से कितना होगा, तो 2 की वजह से तो यूनिट की वजह से तो आपने निकाल रखा है यहाँ, लेकिन आया यूनिट लगा के आपने चेक कर रखा है, आपको पास कैलकुलेट होके आया P2, तो आप P2 की वजह से क्या करोगे, P2 इंटू K2 या S2, ठीक है। तो वहाँ से आप P2 की वजह से निकालोगे। तो टोटल फोर्स अगर मैं देखूँ तो एक तो लोड की वजह से हो रहा है, एक P1 यहाँ पे P1 निकल के आया तो P1 की वजह से आएगा, यहाँ P2 निकल के आया तो P2 की वजह से आएगा। तीनों की वजह से जो भी फोर्सेज होंगे उन सबका सम कर लेंगे हम, और दैट इज अवर फाइनल फोर्स इन पर्टिकुलर मेंबर, ठीक। हर मेंबर के लिए करना होगा। तो एक और टेबल हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी फॉर दैट कैलकुलेशन। क्या होगा कि इस टाइप की आपको टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, मेंबर ए बी, ठीक है। फोर्सेस आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके पी की वजह से, है ना, और ये पता नहीं, ओके ओके, ये तो सारी ही कंप्लीट ही कर दिया ना। तो इस ये टेबल, चलो इसे छोड़ो, टेबल आपको बनानी पड़ेगी, बट उसमें लिखना पड़ेगा K1 P1 K2 P2, ये आपको लिखना पड़ेगा, और फिर सबका समीशन साथ में। टेबल फॉर्म में करोगे इजी रहेगा, और अगर इंडिविजुअली एक एक मेंबर को करोगे तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। यानी जो ये टेबल है, इसी को यहाँ पे ये एक और टेबल बना लेना, मेंबर P के ऑलरेडी है तो K1 इंटू P1 जो निकल के आया, K2 इंटू P2, और यहाँ पर समीशन फाइनल फोर्स। तो ये K1 ऑलरेडी है, इसको P1 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी क्वांटिटी है, यानी K1 लिखा हुआ इसी में लिख देना, K1 इंटू 200 या जो भी P1 की वैल्यू रही है डायरेक्टली यहाँ लिख देना, K2 इंटू दिस, और फिर फाइनल आप एक टेबल में फाइनल रिजल्ट लिख सकते हो, यानी है ना, 500 प्लस 0 तो रिजल्ट आ जाएगा 500, ठीक है। 375 माइनस 0.6 इंटू P1, तो जो भी रिजल्ट आएगा ना इस वे में, माइनस 625 0 तो इनका मल्टीप्लाई करूंगा P1 P2 से तो 0 होगा, तो यही आएगा रिजल्ट, समझ रहे? तो ईजी है वो चीज़ है ना। तो ये फाइनल रिजल्ट जो आएंगे इसके बाद वो ये यहाँ पर गिवन है कि यार ये रिजल्ट आएंगे। इज इट क्लियर यहाँ तक जो मैंने बताया? सर एक बार P वाला लोड निकालना सिखा दीजिए। हाँ, बट यहाँ तक बाकी क्लियर है, वो तो मैंने छोड़ रखा है अभी, यहाँ तक क्लियर है हम सबको, है ना? हाँ जी, ओके यस सर। ओके, अब P वाला लोड निकालना सीखना है हमें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर मैं लोड लगा रहा हूँ, दो लोड हैं, एक 300 है और एक 600। ये 1 और 2 दोनों हट चुके हैं, हम केवल इनके लिए सॉल्यूशन करें। तो जब, क्योंकि इसे डिटर्मिनेंट बनाने के लिए क्या किया, ये मेंबर हटाया और ये रिएक्शन हटाए, तब ये डिटर्मिनेंट। तो ये 300 है, ये 600 है। ए पर मैं मूवमेंट ज़ीरो कर रहा हूँ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ए पर मूवमेंट ज़ीरो कर रहा हूँ तो मुझे मिल जाएगा, सॉरी, आर डी और आर ए, ठीक है। क्या होगा, ओके ओके, ए पर मूवमेंट ज़ीरो करो, मूवमेंट एट ए दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसकी वैल्यूज़ क्या आएगी, आर डी मल्टीप्लाई बाय कितना है, 4.5 4.5 13.5 माइनस 600 मल्टीप्लाई बाय 9, 600 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, जल्दी जल्दी रिजल्ट बताना मुझे ना। तो यहाँ से इस इक्वेशन से मैं आर डी कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितना आएगा आर डी बच्चों, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर डी मुझे मिल जाएगा, आर डी दैट इज इक्वल टू 600 इंटू 9, 300 इंटू 4.5, चेक करके बताओ कितना है, डिवाइड बाई 13.5, ओके। $500। 500, ओके। सो ये 500 आ रहा है, तो आर ए कितना हो जाएगा, अगर आर ए में बात करूँ तो टोटल में से इसे माइनस कर दूँ तो 400 इज आर ए, टोटल मेरे पास 600 प्लस 300 900 हो रहा है। सो आर ए
400 हो जाएगा, आर डी हमारे पास 500 हो जाएगा। जब ये 500 आ गया तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, लेट्स अज्यूम ये थीटा है ना, इस थीटा की वैल्यूज भी बता दो मुझे ताकि इजी रहेगा। इन्हें पहले ही बना लिया करो, लिख लिया करो, ताकि काफ़ी चीज़ें इजी रहेंगी, है ना। दिस इज थीटा, थीटा की वैल्यूज क्या होगी? टेन थीटा that is equal to 6/4.5। 53.13 आ रहा है। बिल्कुल सही, 6/4.5। ये इस टाइप के मैंने आंसर याद किए थे पहले, इसलिए 53.13 है ना, 53.13। यस सर। ओके, टेन थीटा हो गया। देन इसी से हम डायरेक्टली साइन थीटा और कोस थीटा निकाल के पुट कर लें, है ना, निकाल के कैलकुलेट करके रख लें अपन, है ना। साइन थीटा की वैल्यूज क्या होगी अगर ये है, और कोस थीटा की वैल्यूज क्या होगी, ठीक है। जैसे ही साइन थीटा कोस थीटा आपके पास होंगे, उसके बाद बस कैलकुलेशन में ये आएंगे ही सर, तो इन्हें पुट करना होगा, ठीक है। तो साइन थीटा 53 पॉइंट वो पुट करके देख लो और रिजल्ट देख लो, चेक कर लो, है ना। 0.8 आ रहा है। साइन थीटा 0.8 आ रहा है, कोस थीटा जो भी आ रहा है ना, ठीक है। अभी जब मैं पूछूंगा तब बताना ये, लेकिन तुम इसको अलग से लिख लेना पहले, है ना, ऐसा नहीं बार बार कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब देखो सी डी में कितना फोर्स होगा, तो मैं बोल सकता हूँ पी सी डी दैट इज इक्वल टू, आपके पास पी सी डी यानी पी सी डी का साइन थीटा, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू आर डी के इक्वल होगा। ये क्लियर है? इसका साइन थीटा आर डी के इक्वल होगा, आर डी के इक्वल होगा तो साइन थीटा तो मेरे पास है, पी सी डी निकल जाएगा, है ना। बस डायरेक्शन क्या होगा वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन मेरा ये होगा इस मेंबर में, क्यों? क्योंकि टोटल फोर्स का सम जीरो होना चाहिए। ये अपवर्ड लग रहा है तो ये डाउनवर्ड लग गया, तभी टोटल जीरो आएगा ना, तो आपको ये जीरो करना होगा। सो ये इक्वेशन क्लियर है सबको, पी सी डी साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी। जल्दी बताओ बच्चों, यस सर। है ना। यस सर। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से अगर आर डी बाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी सी डी, चेक करके देख लो आर डी बाई साइन थीटा कितना रहा है। साइन थीटा तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, आर डी हम निकाल चुके थे, आर डी दैट इज 500 डिवाइड बाई समथिंग, तो यहाँ से मिल जाएगा। पी सी डी कितना रहा है जल्दी बताओ। सर 625। 625, ठीक है, किलो न्यूटन। एंड द किलो न्यूटन एंड द डायरेक्शन इज कंप्रेसिव, सो मैं नेगेटिव यहाँ शो कर रहा हूँ। कंप्रेसिव क्यों है समझ में आ गया, क्योंकि देखो ये कंप्रेसिव होगा, इस जॉइंट को कंप्रेस कर रहा है, टेंशन दे रहा है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, तो कंप्रेस कर रहा है ये, तो कंप्रेसिव होगा। देन अगर मैं बात करूँ पीईडी, पीईडी, अब पीईडी क्या होगा कोई भी बताओ मुझे, पीईडी क्या होगा? पी सी डी कोस थीटा, सिंपल, यही होगा। देख लो एक बार, यस सर। कितना आ रहा है तो हाँ, 375। 370। देखो ये सी डी और डी आप ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया हमने, इतना और इतना, है ना। तो यहाँ ये चीज़ें समझ में इसी टाइप से हमें जॉइंट टू जॉइंट जाना है ना। ये -625 आया, ये 375, ठीक है। ये ऑलरेडी ये आपने कैलकुलेट किया अभी, बट अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है आई थिंक, है ना। सो बाकी कल करते हैं, है ना, ठीक है। यस सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।